हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एनवायरमेंटल साइंस डिजास्टर मैनेजमेंट के फॉलो अप लेक्चर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाल ही में रिलीज आईपीसीसी AR6 का लास्ट पार्ट 3। पहले के दो पार्ट्स पे हम पहले ही डिटेल लेक्चर्स डिलीवर कर चुके हैं, जो इस लेक्चर के एंड में दोनों लिंक्स आप क्लिक करके दोनों ही आप एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा एनवायरमेंटल साइंस की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो एनवायरमेंटल से रिलेटेड सारे के सारे वीडियोस आप वहां पर देख पाएंगे, रिसोर्स को आप एक्सेस कर पाएंगे। दोस्तों, अभी जो लास्ट पार्ट रिलीज हुआ है आईपीसीसी का AR6 जिसको कहा जा रहा है, उसकी अगर आप थीम देखें तो दो इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स। एक तो अब हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रिटिकलिटी सिचुएशन की इतनी बढ़ गई है कि अगर हम डिसीजंस को, एक्शंस को और डिले करेंगे तो उसका जो इंपैक्ट होगा कहीं ज्यादा कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है। बट द गुड न्यूज इज कि अभी भी हमारे पास वायबल ऑप्शंस हैं, जिनको इंप्लीमेंट करके, एग्जीक्यूट करके, प्लान करके हम जो ये क्लाइमेट चेंज का इश्यू है इसको काफी हद तक मैनेज कर सकते हैं, कर्टेल कर सकते हैं। शुरू किया जाए। सबसे पहले टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC जो अपनी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं कुछ सालों में, जनरली 5 साल में एक बार, और IPCC की AR6 जो रही, जिसके बेसिस पे जो COP15 हुआ या पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट साइन किया गया, इससे रिलेटेड प्लस AR6 और कौन कौन सी पहले की रिपोर्ट्स AR5, AR4, AR3, AR2, AR1, इन सभी को आप देख सकते हैं हमारे जो पहले के दो डिटेल लेक्चर रहे हैं IPCC की AR6 का पार्ट 1 और पार्ट 2 को कवर करते हुए। IPCC का जो ये लास्ट पार्ट है रिपोर्ट का, इसकी जो मेन थीम है कि अब हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं गंवाना चाहिए, हमें अभी एक्शन लेना शुरू करना पड़ेगा। मेजर एम्फेसिस है अर्ली एक्शन पे। और ये जो रिपोर्ट है या पार्ट 3 है IPCC AR6 का, इसका सब्सटेंशियल पार्ट ये भी सजेस्ट करता है कि अगर हमारी जो जर्नी है, ट्रैवल है, या जो प्लान है कार्बन न्यूट्रल वर्ल्ड की तरफ, ये नियर टर्म होना चाहिए। और नियर टर्म का मतलब है अगले 5 साल में, अगले 10 साल में। हम अगले 50 साल, अगले 100 साल पे चीजों को छोड़ दें, ऐसा अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और रिपोर्ट का यह भी कहना है कि अगर हम अगले 5 या 10 साल में कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स ले पाएंगे तो भी जो ग्लोबल टेम्परेचर्स हैं उनको 1.5 या 2 डिग्रीज तक कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल एरा टाइम्स शायद ही हम रोक पाए। ये IPCC की थर्ड और फाइनल पार्ट है 6th असेसमेंट रिपोर्ट का, और ये भी पहले दोनों पार्ट्स की तरह अर्जेंसी को और ज्यादा क्लियरली फ्लैग करती है। और इस रिपोर्ट का बड़ा इंटरेस्टिंग जो मेजर हेडलाइन ऑब्जर्वेशन है कि अभी तक हम सोचते थे कि 2030, 2040, 2050 इतना डिले हम नहीं कर सकते। अभी हमें नियर टर्म का मतलब है अगले 5 साल, अगले 10 साल में ही बड़े स्टेप्स को उठाना ही होगा। इसके अलावा एक और ऑब्जर्वेशन कि अगर ग्लोबल ग्रीन हाउस जो गैस इमिशंस हैं अगर 2025 तक पीक कर जाते हैं, मतलब अपने एकदम हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं, जो अभी सिर्फ 3 साल ही दूर है। इसके अलावा अगर 2030 तक हम हमारे जो इमिशंस हैं उसको 43% तक कट कर पाएंगे, मतलब अगले 8 साल में, तो शायद ये जो 1.5 डिग्री का टारगेट हम बार बार बात करते रहे प्री इंडस्ट्रियल एरा के मुकाबले, उसके आसपास पहुंच जाएं। मोस्ट लाइकली केस में फिर भी शायद हम 1.5 तक नहीं रोक पाएंगे ग्लोबल टेम्परेचर राइज को। हो सकता है 1.6 हो जाए, 1.7 हो जाए, लेकिन एटलीस्ट एक हमारे पास होपफुल शॉट रहेगा, बेस्ट शॉट रहेगा अगर हम अभी से स्टेप्स लेना शुरू कर दें। बड़ा टफ होगा इस टास्क को, लेकिन ग्लोबल एमिशंस के अगर आप करंट ट्रेंड्स देखें, सिचुएशन देखें, तो ग्लोबल एमिशंस घटने की बजाय अभी भी बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तो कैसे हम अगले 8 साल में जो ग्लोबल एमिशंस हैं उनको 43% कट कर पाएंगे और अगले 3 साल में उनको प्लेटो करवा पाएंगे, जिसके बाद वो फिर से घटना शुरू हो जाए। इनफैक्ट अगर आप कंपैरिजन करेंगे 2019 को 2010 से, तो 2019 में हमारे जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशंस रहे हैं वो 2010 के मुकाबले एटलीस्ट 12% ज्यादा हैं, 12% हायर देखे गए हैं। इसका मतलब कि टास्क और ज्यादा मुश्किल है कि हम बात तो बहुत कर रहे हैं लेकिन एक्शन ऑन ग्राउंड शायद उतना नहीं है। और इस वजह से
जो लेटेस्ट आईपीसीसी की रिपोर्ट है, इसका मेन एम्फेसिस है कि क्लाइमेट एक्शन को हम कैसे स्ट्रेंथन करें और किस तरीके से ये जो 1.5 डिग्री का टारगेट है, हो सकता है बड़ा मुश्किल हो, लेकिन अगर अभी अगले 5 साल में 10 साल में हम रियल कॉन्क्रीट स्टेप्स ले लें तो हो सकता है ये पॉसिबल हो जाए, हो सकता है ये फीजिबल भी हो जाए। और जो स्टेप्स ये रिपोर्ट रेकमेंड करती है, अगर उनको इंप्लीमेंट करवाना शुरू कर दें तो हो सकता है जो स्टेप्स ये हमारा प्लान हो अफोर्डेबल भी हो, बहुत ज्यादा वर्ल्ड को महंगा ना पड़े। पहली मेजर ऑब्जर्वेशन कि जो 1.5 डिग्रीज का टारगेट है, ये मोस्ट लाइकली सिनेरियो में जो ट्रेंड्स हम देख रहे हैं ग्रीन हाउस गैस इमिशंस के बढ़ते हुए और बहुत ज्यादा ऑन ग्राउंड शायद एक्शन नहीं है, उसकी वजह से मोस्ट लाइकली 1.5 डिग्रीज का टारगेट शायद हम अचीव नहीं कर पाएंगे। रिपोर्ट का रिकमेंडेशन है, कहना है कि जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है ये ऑलरेडी 1.1 डिग्रीज बढ़ चुके हैं प्री इंडस्ट्रियल एरा के कंपैरिजन में। तो मतलब सिर्फ 0.4 डिग्रीज और बढ़ना है, उसके बाद ये जो 1.5 डिग्रीज का टारगेट बार बार हम बात करते हैं फॉर ग्लोबल टेम्परेचर राइज, ये ब्रीच हो जाएगा। और ये बेस्ट केस सिनेरियो की हम बात कर रहे हैं। जो लाइकलीहुड है 1.5 डिग्रीज के टारगेट को अचीव करना, ये अब 2018 जब लास्ट हम लोगों ने आईपीसीसी के रिकमेंडेशंस देखी, स्पेशल रिपोर्ट पब्लिश की गई और उसमें रेकमेंड किया गया आईपीसीसी के कि किस तरीके से हम ये 1.5 डिग्री सेल्सियस पे अगर टेम्परेचर्स को रोक पाएंगे, कैप कर पाएंगे ग्लोबल राइज इन टेम्परेचर्स को, तो शायद हम एक बेटर हेल्दी पोजीशन में होंगे क्लाइमेट चेंज से लड़ने के डायरेक्शन में। लेकिन 2018 में जितना हमको आसान या पॉसिबल लग रहा था 1.5 डिग्रीज तक टेम्परेचर को रोकना, अब वो उतना आसान नहीं लगता। और अगर सब कुछ ठीक से भी किया जाए तो भी ऐसा लगता है कि 1.5 डिग्रीज जो हम 2050 तक रोकने की कोशिश कर रहे थे, वो तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। हो सकता है सेंचुरी के बाद के डिकेड्स में अगर अभी से कॉन्क्रीट स्टेप्स लेना शुरू कर दें तो शायद 1.5 डिग्रीज तक फिर हम उस रिजन टेम्परेचर को ला पाए। अभी शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में क्लियर है कि ये जो टेम्पररी ओवरशूट है इस टेम्परेचर राइज का, ये अनअवॉइडेबल है, इसको आप नहीं रोक सकते। लेकिन कुछ क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि जो 1.5 डिग्रीज या 2 डिग्रीज या 2.5 डिग्रीज या 3 डिग्रीज का जो टेम्परेचर थ्रेशोल्ड है, जिसके बारे में पूरी दुनिया इतने सालों से बात कर रही है, इसके पीछे हो सकता है बहुत ज्यादा साइंस ना हो सकता है सिर्फ आर्बिट्ररी टारगेट्स ही हो। क्योंकि क्वेश्चन ये है कि क्या 1.5 डिग्रीज ऐसा सैंक्रोसैंक्ट नंबर है कि अगर 1.6 डिग्रीज हो गया तो एकदम से कैटास्ट्रॉफ हो जाएगा। तो एक्सपर्ट्स का यह कहना है, पॉइंट यह है कि जितना नीचे हम रोक पाएंगे टेम्परेचर को 1.5, 1.4, 1.6, उतना ही अच्छा होगा। जितना टेम्परेचर राइज करेगा उतने ही ज्यादा इंपैक्ट होंगे, उतनी ही ज्यादा लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी। इसका मतलब 1.5 डिग्रीज इज बेटर देन 1.6 डिग्रीज and 1.6 degrees is better than 1.7 degrees, or vice versa 1.6 degrees is worse than 1.5 degrees and 1.7 degrees is worse than 1.6 and 1.5 degrees. Basic common sense, जितना ज्यादा टेम्परेचर राइज होता चला जाएगा उतने ज्यादा इश्यूज होंगे। और अगर हम टेम्परेचर को जितना कम पे रोक पाए, ग्लोबल कम्युनिटी के लिए, सिविलाइजेशन के लिए, सभी के लिए उतना ही अच्छा होगा। इसका मतलब आइडिया यह है कि हम सभी को मिलकर हर वो एफर्ट करना होगा कि इस टेम्परेचर को जितना कम पे हम रोक पाए उतना ही अच्छा सभी के लिए होगा। दोस्तों, जो क्लाइमेट एक्शंस हैं जो अभी तक ग्लोबल स्टेज पे अलग अलग कंट्रीज प्रॉमिस कर चुके हैं, उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि शायद टेम्परेचर 3.2 डिग्रीज कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स तक एक बार ओवरशूट करेगा ही। और यह सिनेरियो किसी के लिए भी, ग्लोबल कम्युनिटी के लिए, चाहे हमारे फार्मर्स हों, चाहे हमारे अर्बन सेंटर्स हों, रूरल सेंटर्स हों, हमारे कोस्टल एरियाज हों जहां सी लेवल बार बार बढ़ रहा है, या जो क्लाइमेट इवेंट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी इंटेंसिटी बढ़ती चली जा रही है, किसी के लिए भी अच्छी न्यूज नहीं है। सिचुएशन ऑलरेडी अभी से बहुत ग्रिम दिखाई देना शुरू हो चुकी है। अगर हम सब्सटेंशियल रिडक्शंस एमिशंस में ला पाएंगे, और तो हो सकता है कि 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 में भी 2 डिग्रीज तक टेम्परेचर को फिर से हम ला पाएं। और सिचुएशन हो सकता है इतनी खराब हो जाए कि सिंपल एमिशंस को कम करने की बजाय हमें फ्यूचरिस्टिक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल टेक्नोलॉजीज, जिनको सीडीआर टेक्नोलॉजीज भी कहा जा रहा है, उनको भी डिप्लॉय करना पड़े। अब आप सोचेंगे सीडीआर टेक्नोलॉजीज क्या होती है?
सीडीआर जो टेक्नोलॉजीज हैं अभी तक बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, रिलेटिवली अनटेस्टेड है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली ये वो टेक्नोलॉजीज हैं जिसके थ्रू आप एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को सक करेंगे और उसको आप ऐसी जगह पे डंप कर देंगे ताकि वो एटमॉस्फेयर में फिर से वापस ना आ पाए। जैसे आईएएस बनने से पहले जब मैं ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में वर्क करता था तो वहां पर एक टेक्नोलॉजी उस वक्त टेस्ट की जा रही थी, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन की। मतलब आप एनवायरमेंट से CO2 सक करेंगे, वेल्स नीचे ओपन करेंगे और उस CO2 को आप ग्राउंड में पंप करना शुरू कर देंगे, क्योंकि जब वो CO2 एटमॉस्फेयर एनवायरमेंट में नहीं रहेगी तो ग्रीन हाउस में शायद वो कंट्रीब्यूट ना करें। ऐसी और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हो सकता है टेस्ट की जा रही हो या फ्यूचर में हमें टेस्ट करनी पड़े, क्योंकि टेम्परेचर अगर 3.2 डिग्रीज कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल एरा बढ़ गया तो उसकी वजह से किस लेवल का कैटास्ट्रॉफ हर कंट्री को, हर डिस्ट्रिक्ट को, हर स्टेट को, हर सिटी को, हर गांव को शायद फेस करना पड़ जाए, वो अनइमेजिनेबल हो सकता है। अच्छा, क्या डूम्सडे जैसी सिचुएशन आ सकती है? रिपोर्ट का कहना है ऐसी बात नहीं है। अभी भी कई सारे फीजिबल ऑप्शंस हैं, अवेलेबल हैं। अगर कंट्रीज इंटरेस्टेड हो, ग्लोबल कम्युनिटी इंटरेस्टेड हो और कॉन्सर्टेड एफर्ट्स अपने लगाना शुरू कर दे तो अभी भी काफी हद तक चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है। बहुत सारा जो रिडक्शन है, अभी जो करंट लेवल ऑफ एमिशंस हैं उसमें हम अचीव कर सकते हैं अभी की जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज हैं, और ये बिल्कुल फीजिबल है, अफोर्डेबल भी है। फीजिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी हो सकता है अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग सेक्टर्स में थोड़ा बहुत चेंज करे, लेकिन ओवरऑल अगर आप ग्लोबल स्टेज पे देखें तो बिल्कुल पॉसिबल है और कॉस्ट इफेक्टिव, अफोर्डेबल भी आप इसको कह सकते हैं। इसके अलावा जो नई IPCC रिपोर्ट है उसका यह भी कहना है कि अभी के जो वर्ल्ड एमिशंस हैं उनको 2030 तक रफली 43-45% तक हमें कट करना होगा, और ये सभी आप एग्जिस्टिंग जो टेक्नोलॉजीज हैं जिनकी कॉस्ट हो सकता है $100 से भी कम हो पर टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, उससे आप अचीव कर सकते हैं। एग्जांपल्स अगर देखें ऐसी टेक्नोलॉजीज की जिनकी कॉस्ट $100 पर टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट हो, लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट अगर हम करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी का, जैसे सोलर एनर्जी को बढ़ाएं, विंड एनर्जी को बढ़ाएं, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आप कार्बन को सक करिए एटमॉस्फेयर से, उसको आप पंप करिए ग्राउंड में, सॉइल में। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन को अगर आप कम करें, एनर्जी एफिशिएंसी को आप बढ़ाएं, इन सब चीजों से जो $100 पर टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जिनको आपको कॉस्ट पड़ेगी उनसे आप अचीव कर पाएंगे। इसके अलावा यह भी कहना है रिपोर्ट का कि जो 25% है करंट एमिशंस का, उसको आप रफली ऐसी टेक्नोलॉजी से जिनकी कॉस्ट सिर्फ $20 पर टन ऑफ CO2 है उनसे आप अचीव कर सकते हैं। और ऐसी टेक्नोलॉजीज अगर आप देखें तो हमें शिफ्ट करना होगा बहुत जल्दी ही इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे लाइफस्टाइल चेंजेस लाने होंगे, हमें अडॉप्टेशन साइकिल्स पे फोकस करना होगा मोटराइज्ड व्हीकल के बजाय। इसके अलावा हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना होगा इंडिविजुअल कार्स और मोबाइल सॉल्यूशंस के बजाय। हमें मूविंग कार्स या मूविंग बसेस के बजाय हमें मूविंग पीपल पे फोकस करना होगा। इसके अलावा IPCC का यह भी एक सजेशन है, एक इंपॉर्टेंट नोटिंग है कि हमें जो ड्रामेटिक रिडक्शन है कॉस्ट में, यह हो सकता है पिछले कुछ साल में हमने देखी हो, लेकिन आने वाले टाइम में ये जो टेक्नोलॉजी है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हो सकता है अगले 3-4-5 साल में इनकी कॉस्ट बहुत कम हो जाए। सिमिलरली पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है मॉडर्नाइज हो जाए, कहीं ज्यादा एफिशिएंट हो जाए। इसके अलावा जैसे कॉस्ट है सोलर एनर्जी की या लिथियम आयन बैटरीज की, अगर हम 2010 के मुकाबले कंपेयर करें तो ऐसा लगता है कि सोलर एनर्जी की जो कॉस्ट है ऑलरेडी 80-85% कम हो चुकी है। सिमिलरली अगर आप लिथियम आयन बैटरीज की बात करें जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होती हैं तो उसकी कॉस्ट भी 2010 के मुकाबले 55-60% का रिडक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो मतलब अगले 5 साल में, 10 साल में ये रिडक्शन और भी सिग्निफिकेंट हो सकता है, ताकि लोगों के लिए या कंट्रीज के लिए या स्टेट्स के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए अफोर्डेबिलिटी की तरफ सब कुछ देखा चला जाए। अगर इन ऑप्शंस का हम लार्ज स्केल अडॉप्शन शुरू कर देंगे तो उसकी वजह से हम शॉर्ट पीरियड में ही एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन अचीव कर पाएंगे करंट एमिशंस को लेके। इसके अलावा ये तो मिटिगेशन ऑप्शंस हैं जिनको हम डिप्लॉय कर सकते हैं, अफोर्डेबल हैं, फीजिबल हैं, एट स्केल जिनका डिप्लॉयमेंट हो सकता है। जो बैरियर्स हैं, फीजिबिलिटी हैं, उनको हमें कम करना होगा, उन्हें हमें रिमूव करना होगा और ऐसी कंडीशंस को हमें स्ट्रेंथन करना होगा जहां पर मिटिगेशन ऑप्शंस को सभी जगह तक पहुंचाया जा सके। इसके अलावा
एक मेजर शिफ्ट देखा जाएगा एनर्जी सेक्टर में। जैसे जो ट्रेडिशनल सोर्सेज है एनर्जी के, ऑयल, गैस और कोल, ये ऐसा लगता है कि पिछले कुछ डिकेड्स में कंप्लीटली हमें बंद करने होंगे, छोड़ने होंगे। इनके ऊपर डिपेंडेंस घटाने से काम नहीं चलेगा, पूरी तरह इनके ऊपर डिपेंडेंस को खत्म ही करना पड़ेगा, तभी अपने क्लाइमेट गोल्स को वी एज ग्लोबल कम्युनिटी अचीव कर पाएंगे। आईपीसीसी रिपोर्ट का यह भी कहना है कि कोल को 2050 तक हमें पूरी तरह खत्म करना होगा। ऑयल और गैस के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको भी 2050 तक 60 से 70% तक हमें कम करना ही होगा। अभी भी जो हमारी डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल्स पर, पेट्रोल पे, डीजल पे, कोल पे, और ये सिर्फ डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में नहीं लेकिन डेवलप्ड वर्ल्ड में भी है। इस टारगेट को कि कोल को आप 2050 तक पूरी तरह खत्म कर दें, ऑयल एंड गैस की डिपेंडेंसी को 60-70% तक कम कर दें, बड़ा मुश्किल टारगेट है। अभी आप देख लीजिए रशिया और यूक्रेन के वॉर में एक बड़ा जो पेंच फंसा हुआ है यूरोप को लेके, यूएस को लेके, वो है डिपेंडेंसी रशियन ऑयल एंड गैस के ऊपर। मतलब आज भी इवन डेवलप्ड कंट्रीज भी बहुत मेजरली डिपेंडेंट है हमारे जो ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी रहे हैं, ऑयल, गैस एंड कोल। जो कैंपेन है कोल के अगेंस्ट, ये अब ऐसा लगता है पिछले कुछ साल में कई कंट्रीज में लगातार स्ट्रेंथ गेन करती चली जा रही है, और इस वजह से अब जो नंबर ऑफ नए कोल फायर्ड पावर प्लांट्स आ रहे हैं वो हर कंट्री में बहुत कम स्केल पे ही देखे चले जा रहे हैं। ज्यादातर कंट्रीज स्विच कर रही हैं क्लीनर गैस के ऊपर या फिर सोलर एनर्जी के ऊपर, विंड एनर्जी के ऊपर, हाइडल एनर्जी के ऊपर, मतलब ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। और आईपीसीसी रिपोर्ट का यह कहना है कि ये जो कैंपेन है कोल के अगेंस्ट या ऑयल एंड गैस के अगेंस्ट, इस कैंपेन को हमें और भी ज्यादा स्ट्रेंथ देनी होगी। दोस्तों, बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट नंबर 1, रिपोर्ट नंबर 2, रिपोर्ट नंबर 3, AR6 जो है आईपीसीसी की, उसको कंप्लीट करते हैं। और तीनों ही रिपोर्ट्स लगातार सजेस्ट करती हैं कि सिचुएशन बद से बदतर होती चली जा रही है जब बात हो जाए क्लाइमेट चेंज की। और जल्दी ही अगर ग्लोबल कम्युनिटी ने कुछ नहीं किया तो हो सकता है 3.2 डिग्री से ज्यादा का टेम्परेचर राइज हमें देखना पड़े। और पिछले कई लेक्चर्स में हम क्लियरली कह चुके हैं कि इसके जो इंपैक्ट हो सकते हैं, इफेक्ट्स हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, कैटास्ट्रॉफिक हो सकते हैं। जैसे कोस्टल एरियाज में सी लेवल राइज कर रहा है, हीट वेव्स बढ़ रही हैं, जो ग्लोबल इवेंट्स है खासतौर से एक्सट्रीम इवेंट्स को लेके, ऐसे एरियाज में बाढ़ आ रही है जहां पहले सूखा पड़ता था, जहां सूखा पड़ता है वहां बाढ़ आ गई, जहां बाढ़ आती थी वहां सूखा स्टार्ट हो गया। बहुत कुछ चेंज होता हुआ हम देख रहे हैं अपने क्लाइमेट को लेकर, और इसका मेजर रीजन समझा जा रहा है हमारे एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, मतलब कि मैन मेड फैक्टर्स, मतलब हमारे एमिशंस, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, एटसेट्रा एटसेट्रा। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।